नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल हैं। आज है 19 सितंबर 2022 और आज हम पढ़ेंगे दो न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है चीताज़ का, जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरनमेंट और प्रीलिम्स का टॉपिक है। इसके बारे में हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो चीता की वेराइटीज़ हैं, चीता जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और चीता को आप कैसे पहचान सकते हैं कि लेपर्ड में, टाइगर में, चीता में, इन सब में फ़र्क क्या क्या है। तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा चीता के बारे में एक थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रांस और इंडिया में एक इंडो पैसिफिक रीजन में ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके बारे में। ये जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है, इंडिया रिलेशन विद द वर्ल्ड से भी संबंधित है और ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है न्यूज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन टाइमली कवर कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जैसे हमने कल भी कवर किया था बिग कैट्स के बारे में, जो चीता है जो नमीबिया से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भारत में लेकर आया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक लार्ज कार्निवोर एनिमल को रिलोकेट किया जा रहा है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सक्सेसफुल बना सकते हैं इनके ट्रांसलोकेशन को, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। ये जो जानवर हैं, जो बिग कैट्स हैं, ये क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती हैं, इससे पहले क्या चैलेंजेस फेस किए गए हैं इनके नेचुरल हैबिटेट बदलने पर। अब देखिए, जो मूविंग एनिमल्स हैं उन्हें फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और ये प्रोसेस शुरुआत इसकी हुई थी 1960 में। रिसेंटली अभी 8 नमीबियन वाइल्ड चीता हम लेकर आ रहे हैं, जिनमें से 5 फीमेल हैं और 3 जो है मेल हैं। अब ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रहेंगे। देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कूनो नेशनल पार्क के बारे में जानना कि ये कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब ये जो इनका जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो नामीबिया से डायरेक्ट ये आए हैं भारत जयपुर एयरपोर्ट पे और जयपुर एयरपोर्ट से इन्हें बाय हेलीकॉप्टर ले जाया गया है कूनो नेशनल पार्क। देखिए, कूनो नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये काफ़ी यूनिक डेस्टिनेशन है वाइल्ड लाइफ के लिए। दूसरा, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, चाहे वो चीतल हो, सांबर हो, नीलगाय हो, जंगली सुअर हो, चिनकारा हो या कैटल्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा है, एक हेल्दी पॉपुलेशन है, ताकि जो चीता है या जो जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो कार्निवोर्स एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर सिर्फ लेपर्ड और स्ट्रिप्ड हाइना ही मिलता है। एक टाइगर यहाँ पर था इससे पहले, लेकिन वो भी पिछले साल उसे वापस रणथंभौर भेज दिया गया। अब ट्रांसलोकेशन में क्या क्या जो है फेलियर्स, चैलेंजेस हम फेस करते हैं या सक्सेस रहती है, उसके बारे में जानते हैं। तो 1960 में साउथ अफ्रीका का लास्ट सर्वाइविंग वाइट राइनो था जिसे ट्रांसपोर्ट किया गया था अक्रॉस द कंट्री। इसको जो ट्रांसपोर्ट किया गया था वो किया गया था क्वाजुलू नेटल प्रोविंस से। ये 1960 में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कोगर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था टेक्सास से फ्लोरिडा में 1994 में, ताकि जो फ्लोरिडा में एक जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाई जा सके वहाँ की पैंथर पॉपुलेशन की। 1997 में सेम इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट मोंटाना से वुल्व्स को रिलोकेट किया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जहाँ वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे 1970s में। इसी तरह के सिमिलर इफेक्ट भारत जो एफर्ट्स हैं वो भारत में भी पहले किए जा चुके हैं। अब जैसे 1984 में राइनो को शिफ्ट किया गया था असम के पोबीबोतारा से दुधवा में उत्तर प्रदेश में। अब जैसे बहुत रिसेंटली अगर देखा जाए तो काजीरंगा के जो राइनोज हैं उन्हें ट्रांसलोकेट किया गया है मानस नेशनल पार्क में, जो कि सेम स्टेट में है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन को उस दूसरी जगह भी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अब 2011 में जो बाइसन्स हैं उन्हें शिफ्ट किया गया था कान्हा नेशनल पार्क से बंधवगढ़ नेशनल पार्क में, जहां पर वे टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इसी के साथ साथ
जानवरों को पकड़ने की जो ये देखिए, इन्हें कैप्चर करने की और रिलीज करने की लोकली शिफ्ट करने की जो पैटर्न है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। जहाँ पर भी जो लेपर्ड्स हैं या कोई भी इस तरह के कार्निवरस जानवर है जो वहाँ के लोगों को, वहाँ पर लोगों में एक पैनिक क्रिएट करता है, या जो नॉर्मल हैबिटेट है जहाँ पर इंसान रहते हैं वो वहाँ आने लगा है और इस तरीके के शिकार करने लगा है, तो उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसा सेवरल स्टेट्स में हो चुका है, हालांकि सेंट्रल गाइडलाइंस के अगेंस्ट है ये सब चीज़ें इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए, ये जो ट्रांसलोकेशन है इसके अंदर किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे ट्रांसलोकेशन बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ साथ इससे जो है इसका टूरिज़्म भी बढ़ता है। देखिए, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर, अब जैसे कूनो नेशनल पार्क में टाइगर्स आए हैं तो यहाँ का जो टूरिज़्म है, इनका टूरिज़्म भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये यूनियंस है, यूनियंस ऑफ गवर्नमेंट और एक सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में आया था, और इन्होंने इस ट्रांसलोकेशन के लिए गाइडलाइंस भी बनाई थी। हालांकि जो कंजर्वेशन गोल्स हैं इसके अंदर ये इन्फोर्स किया गया है कि एक स्पीसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिस तरीके से टाइगर्स को मूव किया गया था रणथंबोर से सरिस्का में। सिमिलरली, जैसे कि अभी जो अफ्रीकन चीताज हैं वो भारत आ रहे हैं, लेकिन वो एक असिस्टेड कॉलोनाइजेशन के थ्रू होना चाहिए, जिसके अंदर सारी चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वो वहाँ रहेंगे। अब इसके अंदर कुछ एक रिस्क पैटर्न है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब देखिए, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सबसे पहले तो ये काफ़ी मुश्किल है कि जेनेटिकली सूटेबल एनिमल्स हमें मिल जाएं जिन्हें हम ट्रांसलोकेट कर सकें, पर्टिकुलरली एक नई पॉपुलेशन बनाने के लिए, जहाँ की जो सोर्स पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली आती हैं वो आती हैं इनब्रीडिंग की और डिप्रेशन की, जो नई पॉपुलेशन वहाँ पर आई है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए ये चीता भारत में आए हैं, धीरे धीरे जब इनके जो बच्चे होते हैं वो उनका जो सर्वाइवल है उनका वो काफ़ी कम रिड्यूस हो जाता है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते इस एनवायरनमेंट में। अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो उनकी जो फर्टिलिटी है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ पाती। दूसरा, यहाँ का जो हैबिटेट है और प्रे बेस्ड है, जहाँ पर वो शिकार कर सकते हैं, वो कैसा है, इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो स्पीसीज़ यहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है उसका एक्सटिंक्ट होने का कारण क्या रहा है। वहाँ के हैबिटेट में कोई इस तरह की कोई समस्या रही है जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो उसको डील करने की सबसे पहले ज़रूरत है। दूसरा, ऐसी जगह पे शिकार करने के लिए इनफ एनिमल्स होने चाहिए ताकि जो ये पॉपुलेशन है जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बढ़ सके और विदस्टैंड कर सके, ताकि जो फ्लक्चुएशंस एनवायरमेंटल हैं या पॉपुलेशन की वजह से हो सकते हैं। ये कहना है एक्सपर्ट्स का। इसी के साथ साथ हमें फिजिकल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पास इनफ स्पेस हो घूमने के लिए और एम्पल फूड हो, ये मेन प्रायोरिटीज़ हैं, ताकि वो अगर उन्हें खाना रेगुलर मिलेगा तो जो रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अब लैंडस्केप वायबिलिटी के बारे में भी इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस होने पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखिए, जानवरों को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह लाकर एक बड़े फॉरेस्ट से छोटे पॉकेट फॉरेस्ट में लाकर छोड़ देना एक सॉल्यूशन नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी जो हैबिटेट है उसकी जो फ्रेगमेंटेशन है, उसकी जो करिश्मेटिक स्पीस है, कई बार ये उस छोटी जगह का शिकार होकर डिप्रेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इतने तरीके से उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती और वहाँ के जो जेनेटिक वायबिलिटी है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि अगर वहाँ पर किसी भी तरीके के डेमोग्राफिक या एनवायरमेंटल इवेंट्स होते हैं लैंडस्केप्स में, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट में आते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा फॉरेस्ट है। वहाँ के आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होती हैं। देखिए, हम 8 चीता लेकर आ रहे हैं टोटल, जिसके अंदर 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इंडिया में 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये नामीबिया के होसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जयपुर आएंगे और जयपुर से इन्हें बाय हेलीकॉप्टर कुनो नेशनल पार्क पर लाया जाएगा सितंबर 17 को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। अब देखिए, ये जो कैट्स हैं इन्हें किस तरीके से हम
अपने यहाँ पर एक फेमिलियर टेरेन दे सकते हैं, ताकि ये जो अपने घर वापस वहाँ जाने के लिए इनके इंस्टिंक्ट्स दोबारा ये वापस अपने एरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ चलने के लिए उतारू ना हो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर ऐसा किस लिए कहा गया है कि जानवर वापस अपने घर जा सकते हैं। इसमें देखिए, ट्रांसलोकेट करने में जानवर्स को एक ट्रिकी चैलेंज होता है। इसमें क्या है कि जो जानवर हैं उनके अंदर एक होमिंग इंस्टिंक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि जो जानवर्स हैं इसके अंदर स्नेल्स भी हैं, फ्रॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, ये सभी इनके एक अनकैनी एबिलिटी है इनके अंदर कि ये डायरेक्शन को सेंस कर सकते हैं और अपनी उस डायरेक्शन पर वापस जा सकते हैं उसे सूंघते सूंघते। अब अगर हम बिग कैट्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ चैलेंज ये नहीं है कि हम उन्हें खो देंगे, वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर हमने उन्हें छोड़ा था। अगर ये टारगेट साइट से निकलते हैं तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों के साथ भी होगा और आने वाले जो बीच में जो भी लोग आएंगे वो इसका शिकार होंगे। और ये क्योंकि अनफेमिलियर टेरेन होगा, ये अपनी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो दिस विल ओनली कॉज केओस। अब इसके ऊपर एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इन्हें सबसे पहले एक सॉफ्ट रिलीज़ किया जाए। सॉफ्ट रिलीज़ का मतलब है किसी नई लोकेशन में एक छोटे से कवर्ड एरिया में इन्हें रखा जाए ताकि ये वहाँ फेमिलियर हो जाएं। फेमिलियर होने के बाद इन्हें जो बड़ी टेरिटरी है, बड़ा एरिया है, उसके अंदर छोड़ा जाए। उसमें भी यहाँ पर मेनली उन जानवरों को लाया जाए जो यंग कैट्स हैं, ताकि क्योंकि वो अपना जो एक खुद की टेरिटरी बनाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उस एरिया को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये जो अप्रोच है ये भी कोई फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है। नवंबर 2009 में एक यंग टाइगर को शिफ्ट किया गया था पीच टाइगर रिजर्व से पन्ना टाइगर रिजर्व में। उसके अराइवल के बाद उसको एक एनक्लोजर में रखा गया 8 दिन के लिए, ताकि वो फेमिलियर हो सके टेरेन से। जैसे ही उसे फ्री किया गया, वो यंग मेल उसने अपना समय लिया उस पूरी लोकेशन को सर्वे करने के लिए। 11वें दिन, 10 दिन उसने लिए इस चीज़ के लिए। 11वें दिन उसने वापस साउथवर्ड अपने पुराने रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व की तरफ वॉक करना शुरू कर दिया विद 4 एलिफेंट्स। 4 एलिफेंट, 70 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। 440 किलोमीटर ये एलिफेंट गया 30 दिन के अंदर टुवर्ड्स पेंच। ये छतरपुर, सागर, दमोह डिस्ट्रिक्ट, इन सबको होते हुए गया, जिससे फाइनली इंटरसेप्ट करने के बाद इसे वापस पन्ना लाया गया। तो देखिए, ये भी एक चैलेंज है। अगर इस तरीके से जानवर बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं लोगों के। अब इस तरीके की पॉसिबल जो घटनाएं हैं उन्हें मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीता एक्शन प्लान बनाया, जिसके अंदर रेडियो कोलर्ड मेल्स जो हैं उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। जो ये जो चीता अभी लाए गए हैं इनके एक रेडियो कोलर्ड लगाया जाएगा, एक कोलर लगाया जाएगा जिसके अंदर रेडियो फिट होगी जो मेल्स हैं उन पर। जब उन्हें रिलीज़ किया जाएगा तो उन्हें पहले 4 से 8 हफ्ते रखा जाएगा एक एनक्लोज एरिया के अंदर, ताकि वो फेमिलियर हो सकें, और उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। और गवर्नमेंट का कहना ये भी है कि क्योंकि फीमेल्स की प्रेजेंस है तो फीमेल्स की प्रेजेंस उन्हें इस विसिनिटी में, इस एरिया में रुकने के लिए मजबूर करेगी। जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि वो काफ़ी क्यूरियस हैं ये देखने के लिए कि दूसरे कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में आकर ये कितना ज़्यादा फेमिलियर अपने आप को कर पाते हैं, क्योंकि ये इजी नहीं है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेना। तो वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन के जो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल मिशन है इसके बारे में को देखने के लिए काफ़ी आतुर हैं जानवरों के रिएक्शंस को देखने के लिए। अब देखिए, इसी के साथ साथ ये जो प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय के मिनिस्टर जयराम रमेश के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको शॉट डाउन कर दिया था 2013 में। ये आइडिया रिवाइव किया गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2017 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अलाउ किया है। तब जाकर अब 2020 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर क्लियर किया था, तब जाकर अब ये चीता जो है आए हैं। ये टोटल अभी 8 आए हैं, ये 12 आने हैं, 4 और रहते हैं। दूसरी न्यूज़ के बारे में हम बात करें तो भारत और फ्रांस एक इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड तैयार कर रहा है, ताकि सपोर्ट किया जा सके जो इनोवेटर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उन्हें। देखिए, ये जो डेवलपमेंट फंड बेसिकली बनाया जा रहा है ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोल आउट किया जा सके, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके, और मेनली जो ग्लोबल चैलेंजिंग की फूड क्राइसिस की नीड्स हैं उसको डील किया जा सके और उन्हें प्रोवाइड किया जा सके यूक्रेन वॉर की वजह से।
अब इंडिया और फ्रांस ने बेसिकली डिसाइड किया है ये कॉपरेशन जो इंडो पैसिफिक रीजन का होगा, और ये एक अंडर सेपरेट ट्राइलेटरल्स होगा। इसके अंदर एक ट्राइलेटरल बनेगा भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा बनेगा भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। ये जो दो इनिशिएटिव्स हैं, इनके अंदर ये जो पार्टनरशिप बेसिकली की जा रही है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की जा रही है, ताकि डेवलपमेंट इस हिसाब से किया जाए कि वहाँ के जो कल्चर्स हैं उनको भी बढ़ाया जा सके, उनको भी एक्सपेंड किया जा सके, और पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाए जा सके। फ्रांस के साथ भारत कहीं और भी कई जगह कॉपरेशन करता है, जैसे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति जो आर्मी से संबंधित है, एक्सरसाइज वरुणा जो नेवी की है, एक्सरसाइज गरुड़ा करता है एयरफोर्स से संबंधित, और जो फ्रेंच रफेल है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। सोरपेन सबमरीज जो भारत के अंदर है, ये हमने फ्रांस से ली है। इकोनॉमिक रिलेशंस की हम बात करें तो इनका एक सेपरेट इंडिया फ्रांस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है, जिसके अंदर ये अपने ट्रेड और इकोनॉमिक पैटर्न्स पर काफ़ी तीखी नज़र रखते हैं ताकि उसको बढ़ाया जा सके। स्पेस के मामले में अगर हम बात करें तो एक जॉइंट विजन स्पेस कोऑपरेशन है इंडिया और फ्रांस का, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था गगनयान मिशन के कोऑपरेशन के लिए। इसी के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी साइन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच, जो 2008 में किया गया था, जिसके अंडर में एक 9,900 मेगावाट का जैतापुर नेशनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट फिलहाल अभी चल रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए स्पेशल, तो उसके बारे में भी कमेंट डाउन कीजिए। वी विल मेक श्योर टू प्रोवाइड यू द वीडियो। थैंक यू।